नमस्कार, आप देख रहे हैं हॉर्नबिल टीवी और मैं हूं आपके साथ निशी भाटिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उत्तराखंड से कुछ खास खबरों के साथ। सीएम पुष्कर सिंह धामी सोमवार को पश्चिम बंगाल दौरे पर पहुंचे हैं, जहां उन्होंने बनगांव में बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में रोड शो कर जनता से वोट की अपील की। इस मौके पर भारी संख्या में लोग मौजूद रहे। सीएम ने कहा कि इस बार सत्ता परिवर्तन का दावा करते हुए कि डबल इंजन की सरकार में देश में तेजी से विकास हो रहा है। मैं बंगाल में कई लोगों से मिलते हुए यहाँ पहुँचा हूँ। मैं देख रहा हूँ कि जिस प्रकार का हुजूम सड़कों पर है, लोगों ने परिवर्तन का मन बना लिया है। यहाँ भय, भ्रष्टाचार, अपराध की जो सरकार है, उस सरकार को बदलने के लिए लोग जो है पूरी तरह से तैयार हो गए हैं। और इस बार पूरी तरह से टीएमसी का यहाँ सफाया होगा। डबल इंजन की सरकार जैसे पूरे देश में बन रही है, जहाँ भी चुनाव हो रहे हैं हर राज्य में डबल इंजन को प्राथमिकता लोग दे रहे हैं और डबल इंजन की सरकार चुन रहे हैं, क्योंकि डबल इंजन आज विकास और सुशासन का पर्याय बन चुका है। बंगाल की जनता इस बार डबल इंजन की यहाँ सरकार बनाएगी, भाजपा को बड़े बहुमत से जिताएगी। और ये जो बनगांव क्षेत्र है, यहाँ की चारों सीटें बड़े भारी अंतर से जीतेंगे। ये अशोक जी हमारे पिछली बार यहाँ पर 10,000 से ज़्यादा वोटों से जीते थे, लेकिन इस बार ये आंकड़ा ये 30,000 के ऊपर जाएगा। नहीं, देखिए, जो लोग पूरे देश के अंदर एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है, ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है। ये देश की आज़ादी के बाद कई बार हो चुका है और इस बार इनको लगता है कि ये एसआईआर की प्रक्रिया ठीक प्रकार से हो रही है। मतदाता सूची अच्छी बन रही है, साफ सुथरी बन रही है, लोकतंत्र के लिए जरूरी है। इन लोगों की ताकत भेंट बोक था, उसके आधार पर ये पूरे लोकतंत्र को प्रभावित करने का काम करते थे, चुनाव को प्रभावित करने का काम करते थे। इस बार इनकी दाल गलती हुई नहीं दिखाई दे रही है, इसलिए विरोध कर रहे हैं। नहीं, देखिए, बीजेपी का भरोसा आज पूरे देश के अंदर लोग मान रहे हैं। और यहीं आपके बगल में बिहार में चुनाव हुआ, डबल इंजन लगा, उड़ीसा में चुनाव हुआ, डबल इंजन लगा है। पूरे देश भर के अंदर हरियाणा, महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, जहां भी चुनाव हो रहे हैं डबल इंजन बन रहा है, तो यहाँ भी डबल इंजन बनेगा। भारतीय जनता पार्टी का 47वां स्थापना दिवस देहरादून स्थित बीजेपी प्रदेश कार्यालय में भव्य तरीके से मनाया गया, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और संगठन महामंत्री अजय कुमार समेत बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि कार्यकर्ताओं के समर्पण और आशीर्वाद की बदौलत बीजेपी आज देश की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बनी है और लोकसभा में सबसे ज्यादा सांसद भी बीजेपी में हैं। उन्होंने स्थापना दिवस पर सभी कार्यकर्ताओं को शुभकामनाएं देते हुए संगठन को और मजबूत बनाने का आह्वान किया। अपने 47वें स्थापना दिवस पर मैं उत्तराखंड सहित देश के सभी पार्टी कार्यकर्ताओं को बहुत बधाई देता हूं। और हमारा ये जो संघर्ष है, ये ठीक कहा कि कभी 2 सांसद हुआ करते थे, लेकिन 2 से लेकर आज देश की सबसे बड़ी पार्टी, सर्वाधिक सांसदों वाली पार्टी अगर बनी है तो सभी कार्यकर्ताओं के प्रयासों से बनी है। हमारे कार्यकर्ता विचारों के लिए लड़ते हैं और विकास के लिए लड़ते हैं। विकास और विचार, इसको जनता ने स्वीकार किया और भारतीय जनता पार्टी लगातार आज देश के अधिकतर राज्यों के अंदर हमारी सरकारें हैं, कहीं हम गठबंधन में हैं और जहाँ भी चुनाव हो रहे हैं जनता का विश्वास हमारे प्रति बढ़ता है। और मैं कह सकता हूँ कि आज हमने प्रण भी लिया है कि अगले वर्ष स्थापना दिवस जब हमारा हो, उससे पहले विधानसभा के चुनाव हो जाएंगे और 2027 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी हैट्रिक मनाएगी। इसके लिए कार्यकर्ता निरंतर आज से ही प्रयासरत है। हल्द्वानी में पहाड़ी आर्मी ने 5 सूत्रीय मांगों को लेकर बुद्ध पार्क में 1 दिवसीय धरना दिया और इस दौरान पहाड़ी आर्मी के जिलाध्यक्ष ने कहा कि आज पहाड़ के लोगों के साथ छलावा किया जा रहा है और पहाड़ के लोगों को रोजगार नहीं मिल पा रहा है, जिस वजह से लोग पलायन कर रहे हैं। जय पहाड़ी नहीं कर सकते हैं और जब हम लड़ेंगे तो जीतेंगे। किया है। हेमकुंड साहिब की यात्रा को सुगम और सुरक्षित बनाए रखने के लिए भारतीय सेना और गुरुद्वारा ट्रस्ट ने कमर कस ली है। भारतीय सेना के जवानों और गुरुद्वारा हेमकुंड साहिब मैनेजमेंट ट्रस्ट के सेवादारों की संयुक्त टीम ने गोविंद घाट से धाम तक के पैदल मार्ग का निरीक्षण किया, जिस दौरान पाया गया कि धाम परिसर अभी भी 5 से 6 फीट तक बर्फ जमी हुई है, जबकि मुख्य पड़ाव बता दें कि अचलाकोटी ग्लेशियर पॉइंट पर भी भारी मात्रा में अब हिमखंड मौजूद है।
यहाँ पर भी राहत की बात है कि पिछले 10 दिनों में हुई ताज़ा बर्फबारी नरम है, जिससे जल्द पिघलने की उम्मीद है। पूरे आस्था पथ को श्रद्धालुओं के लिए खोलने के लिए भारतीय सेना की टुकड़ी 15 अप्रैल के बाद गोविंद घाट से रवाना होगी, जो दुर्गम रास्तों और ग्लेशियरों को काटकर रास्ता तैयार करेगी। ये भी बता दें कि इस साल धाम की यात्रा 23 मई से शुरू होने जा रही है। वहीं यात्रा का पहला जत्था 20 मई को ऋषिकेश से पूरे उत्साह के साथ रवाना किया जाएगा। श्रीनगर गढ़वाल के बांसवाड़ा में अब आपको बता दें कि रेनबो पब्लिक स्कूल चौरास के कक्षा 8 के छात्र आयुष ने जिले के नाम को रोशन किया है। आयुष ने किसमें कितना है दम डांस प्रतियोगिता में देश भर में दूसरा स्थान प्राप्त कर प्रथम रनरअप का खिताब अपने नाम किया। आयुष की प्रतिभा का सफर श्रीनगर के श्रीकोट स्थित सरस्वती विद्या मंदिर से शुरू हुआ, जहां पर उसने पहले और दूसरे राउंड को सफलतापूर्वक पार किया। इसके बाद उसके क्वार्टर फाइनल्स और सेमीफाइनल्स में भी उसने शानदार प्रदर्शन करते हुए अपनी जगह पक्की की। फाइनल राउंड के लिए चयनित होने के बाद आयुष ने श्रीनगर के ग्रुप डांस स्टूडियो में कड़ी मेहनत की। उससे पहले कभी नहीं सीखा। मैं गया था चंडीगढ़ मोहाली में, वो रायत भारत यूनिवर्सिटी पे शो चालू हुआ गया था और वहाँ पे जजिस काफ़ी बहुत जजिस थे। कुछ सिंगिंग के थे, कुछ डांसिंग के थे, कुछ कैलीग्राफी के थे। तो उन्होंने मेरे को कहा कि आप काफ़ी अच्छा करते हो और अगर आप और अपने डांस में फोकस करोगे तो और आगे बढ़ोगे। बचपन से डांस में रुचि थी और परिवार से और एकेडमी से भी मुझे काफ़ी रुचि मिली और क्या मैं किसमें कितना है दम शो में पार्टिसिपेट लिया और वहाँ पहला राउंड मेरा सिरकोट में हुआ, दूसरा राउंड भी मेरा सिरकोट विद्या मंदिर में हुआ, फिर 2 राउंड फिर थर्ड और फोर्थ मेरे पौड़ी गढ़वाल में हुए। फिर मेरे को फाइनल के लिए चुना गया और मैंने वहाँ मैं फर्स्ट रनर पे आया और दूसरी पोजीशन लाया। मेरे बेटे ने श्रीनगर गढ़वाल का नाम ही नहीं पूरे उत्तराखंड का नाम रोशन किया है। तो मैं जनता से अपील करना चाहूँगी कि हमेशा मेरे बच्चे का सपोर्ट करे और जैसे कि उसने कहा है कि मम्मी मैं बहुत बड़े मंच में जाऊँगा और एक दिन अपना सपना पूरा करके आऊँगा। तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगी अपने उत्तराखंड की जनता से। और मैं जो बच्चे डांस में गए और सेकंड या थर्ड में आए, मैं उनसे भी यही कहना चाहूँगी कि बेटा कभी भी अपने सपनों से पीछे मत भागो। हरिद्वार वासियों की समस्याओं का त्वरित निस्तारण करने के उद्देश्य से जिलाधिकारी मयूर दीक्षित के निर्देश पर जिला कार्यालय सभागार में जन सुनवाई कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें कई विभागों से संबंधित 76 शिकायतें और समस्याएं दर्ज कराई गई, जिनमें से 34 समस्याओं का मौके पर निस्तारण हुआ और शेष समस्याओं को निस्तारण के लिए संबंधित विभागों के अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी किए गए। आज जन सुनवाई में 76 शिकायतें प्राप्त हुई, जिनमें 34 शिकायतों का निस्तारण मौके पे किया गया है। बाकी शिकायतों को संबंधित विभागों को अग्रतर कार्रवाई के लिए रिफर किया गया है। देखिए, निस्तारण के लिए निर्देश दिया गया है कि जो भी निस्तारण करें प्रभावी ढंग से निस्तारण करें, जिससे जो शिकायत करता है उसको भी सेटिस्फेक्शन रहे, बार बार उसकी शिकायत लेके ना आना पड़े। इसमें अलग अलग तरह की शिकायतें आई, जैसे कुछ आपूर्ति को लेकर के थी, गैस आपूर्ति और राशन आपूर्ति को लेकर थी। कुछ शिकायतें ICDS की थी, कुछ शिकायतें शिक्षा विभाग से जुड़ी हुई थी, कुछ शिकायतें विद्युत विभाग से जुड़ी हुई थी। इस तरह से अलग अलग विभागों की शिकायतें
हरिद्वार में जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने मान्यता बढ़ाने को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया और बड़ी संख्या में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने धरने पर बैठकर अपनी मांगों को लेकर नारेबाजी की। इस दौरान भद्राबाद ब्लॉक अध्यक्ष कविता चौहान ने बताया कि उनकी 11 सूत्रीय मांगे हैं, जिनमें सबसे प्रमुख मानदेय बढ़ने की मांग है। मानदेय कि हमारा मानदेय बढ़ना चाहिए, और एक ये है कि हम 300 रुपए बिल्कुल नहीं कटवाएंगे अपनी, ना। और हम इतना ज्यादा काम करते हैं, कुछ भी सुनवाई नहीं होती हमारी। जगह जगह हम धरने दे रहे हैं, ना कोई लिखित में आश्वासन है। अब हम आ गए थे देहरादून, वहाँ भी हमें भेड़ बकरियों की तरह इतना बुरा हाल किया हम लोगों का। मैं बताओ, आपकी मांगे पूरी नहीं होती तो आगे क्या करें? फिर हम ऐसे केंद्र हमारे बंद है, तालाबंदी है हमारी। अभी सबसे पहले उन्होंने क्या आश्वासन कि हम 22 दिन में आपका ये इस पे प्रकाशन लेंगे ही नहीं, और फिर हम बताएंगे आपको क्या करना है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे। मनोज कश्यप हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मनोज, देखने को मिल रहा है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एक बार फिर से धरने पर बैठ गई हैं। इस बार 11 सूत्रीय मांगे रखी गई हैं। क्या है वो प्रमुख मांगे और उसके जरिए किनको साधने की कोशिश की जा रही है? जी बिल्कुल, देखिए लगातार हमने देखा कि हरिद्वार में नहीं बल्कि पूरे उत्तराखंड में जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे इनकी 11 सूत्रीय मांगे, सबसे अहम जो मांग है उनको जो उनका वेतन है उनको बढ़ाने को लेकर है। हालांकि लगातार इसको लेकर जो है मांगे जो है करती रही, और जो कई ज्ञापन है मुख्यमंत्री के नाम भी लिखे गए। आज भी जो हरिद्वार का कलेक्ट्रेट भवन है वहाँ पर जो तमाम आंगनबाड़ी कार्यकर्ता थी वहाँ पर पहुंचे और सब लोग इकट्ठा होकर 11 सूत्रीय मांग को लेकर यहाँ पे धरना प्रदर्शन भी किया गया। हालांकि जो एक ज्ञापन था मुख्यमंत्री के नाम वो यहाँ पे सीडीओ को सौंपा गया। यहाँ पे सीडीओ ने आश्वासन भी दिया कि उनका जो ज्ञापन है जल्द ही उच्च लेवल तक पहुंचाया जाएगा, और साथ ही साथ जो उनकी मांगे उनको भी पूरा कराने का आश्वासन उनको दिया गया। लेकिन यहाँ पे लगातार जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का यही कहना है कि यहाँ पे केवल उनको आश्वासन ही दिया जाता है और उसके बाद यहाँ पे तमाम जो चीजें होती है उसको कहीं ना कहीं दरकिनार कर दिया जाता है। देखने वाली बात ये होगी कि जिस तरीके से यहाँ पे धरना प्रदर्शन चल रहा था, फिलहाल उसको सीडीओ ने जो है समाप्त करा दिया गया है। लेकिन जो उनकी मांगे थी वो अभी जो कि तो उसी स्थिति में बनी हुई है। लेकिन लगातार जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है कि जिस तरीके से ज्ञापन सौंपे हैं, अगर उनकी मांगे जल्द पूरी नहीं होगी तो एक बड़े रूप से धरना प्रदर्शन किया जाएगा। हालांकि उनका ये भी कहना है कि इससे पहले हरिद्वार के साथ साथ वो देहरादून राजधानी में भी धरना प्रदर्शन क्योंकि उनको वहां से भी कोई समाधान नहीं मिला। अगर उनका समाधान नहीं होता तो जल्दी तमाम। लेकिन मनोज, देखने को मिल रहा है पूरे प्रदेश भर में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता इसी तरीके से धरने पर बैठ रही है। मानदेय बढ़ोतरी उनकी एक प्रमुख मांग है, जिसके चलते वो सरकार से एक मांग ही करती आ रही है कि मानदेय में बढ़ोतरी की जाए, क्योंकि जिस हिसाब से उनसे कार्य कराया जा रहा है उसका उचित मूल्य उन्हें नहीं मिल पा रहा है। तो आखिरकार क्या इनकी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री कोई अहम फैसला ले सकते हैं या कैबिनेट में कोई इस मुद्दे को लेकर कोई चर्चा? देखिए, जिस तरीके से हमने देखा है कि लगातार इनके द्वारा मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन लिखा जाता है, तमाम जो जिले की आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए जो है यहाँ पे ज्ञापन भी सौंपे जाते हैं। तो देखने वाली बात ये होगी क्या उनका जो मुद्दा है वो यहाँ पे उठाया जाएगा, उनकी जो मांगे वो पूरी की जाएगी, वो कब तक पूरी की जाएगी, कहीं ना कहीं एक सवाल है। और जब तक ये मांगे पूरी नहीं हो जाती तो तब तक यहाँ पे लगातार जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है वो करते हैं। ठीक है मनोज, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। खबरों पर नजर बनाए। हरिद्वार के रानीपुर कोतवाली क्षेत्र में लापता 4 साल का मासूम लापता, पुलिस की लगातार तलाश के बाद भी सुरक्षित बरामद किया गया। करीब 5 घंटे की कड़ी मशक्कत और सर्च ऑपरेशन के बाद बच्चे को सलीमपुर क्षेत्र से ढूंढ निकाला गया है। मामले में संदिग्ध भूमिका को देखते हुए पुलिस ने मकान मालिक को हिरासत में लेकर पूछताछ की। पुलिस पूरे घटनाक्रम की अब गहराई से जांच कर रही है। बता दें कि रुड़की कोतवाली पुलिस ने 10.87 ग्राम अवैध स्मैक के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, जबकि उसका एक साथी मौके से फरार होने में सफल रहा। पकड़े गए आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर उसे जेल भेज दिया है। वहीं फरार आरोपी की तलाश जारी है। ये कार्रवाई ड्रग्स फ्री देवभूमि मिशन के तहत हुई है और इस पूरे अभियान का नेतृत्व एसएसपी हरिद्वार नवनीत सिंह बुल्लड़ ने किया। उन्होंने साफ संदेश दिया कि जिसमें अवैध नशे के कारोबार को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पर्यटन नगरी मसूरी में वीकेंड पर हजारों की संख्या में सैलानियों के शहर में उमड़ने से दिन भर जाम की स्थिति बनी हुई है। जाम का सबसे ज्यादा असर मसूरी देहरादून मार्ग पर शिव मंदिर के पास वैली ब्रिज पर देखने को मिला, जहां लगभग 8 किलोमीटर का लंबा जाम लग गया, जिसके चलते सैलानियों के साथ ही स्थानीय लोग भी परेशान होते नजर आए हैं। लोगों ने शहर की बदहाली पर नजर यहाँ रखी और उसके बाद नाराजगी जाहिर करते हुए उन्होंने कहा कि अभी सीजन शुरू भी नहीं हुआ और जाम की स्थिति
लगातार उत्पन्न हुई थी। यहाँ का सबसे पुराना बाजार जनप्रतिनिधियों की अनदेखी के चलते पिछड़ता जा रहा है। उन्होंने प्रशासन से समय रहते समाधान करने की मांग की। पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगा कि आप ये कवरेज भी कर रहे हो, क्योंकि अगर ये इस क्षेत्र की मैं बात करूं तो ये आज की पीड़ा नहीं, काफी टाइम से पीड़ा बन चुकी है। सीजन का तो अब हर वीकेंड ही सीजन आ गया है, तो जब से हाईवे बन रहे हैं हम उसका सरकार का भी धन्यवाद करते हैं जो कनेक्टिविटी बना दी है, पर जब तक हम अपने बाजार में मैनेजमेंट को प्रॉपर नहीं कर पाएंगे। अब आप देखिए 2 हॉस्पिटल है यहाँ पे, पर जाम इतना लग जाता है जो हॉस्पिटल में देहरादून बंदा आसानी से पहुंच सकता है, पर यहाँ पे जाम से नहीं निकल सकता। लंडौर का एक ऐसा व्यापारी या एक ऐसा स्थानीय निवासी नहीं होगा जो लंडौर का रास्ता ही बताना उसमें वो हो गया। लंडौर में रह के हमें लंडौर का रास्ता बताना पड़ रहा है, और खाली 4 दुकान और उसमें ऊपर की 4, 5, 6 दुकानों के चक्कर में 200-250 दुकानों का व्यापार ठप हो गया है। क्लच पेटों की बदबू सूंघने के लिए रह गए हैं, धूल मिट्टी हो गई है। और अब तो अगर जिस टाइम वीकेंड आता है, छुट्टी होती है, तो घर से बाहर निकलना भी दुर्लभ हो चुका है। अभी सीजन पूरी तरह से नहीं आया है, सीजन का आगाज हो चुका है, लेकिन जाम की स्थिति को तो मैं ये कहूंगा कि प्रशासनिक लापरवाही कहूंगा। पूर्व में भी लंडौर बाजार की तो बिल्कुल ये जाम की स्थिति नासूर बन चुकी है, और इसका शायद ही कोई हल निकल पाए, क्योंकि ना कैंट अपनी मनमानी करता है, कैंट भी अपनी मनमानी कर रहा है, लोकल बॉडी प्रशासन भी अपनी मनमानी कर रहे हैं। जो ऊपर मलिंगार चौक पे 20-20 गाड़ियां कैंट छोड़ रहा है, जिसकी वजह से पूरा घंटाघर पिक्चर पैलेस चौक तक जाम लगा हुआ है, और आज सुबह से ये बिल्कुल स्थिति है। टूरिस्ट तो आएगा ही, जब आपने सारी सड़कें खोल दी हैं, नई नई सड़कें बना रहे हैं, नए नए रास्ते बना रहे हैं आप मंसूरी आने के लिए, तो टूरिस्ट तो आएगा ही। लेकिन लोकल बॉडी की कमी है कि ना आप उन्हें टूरिस्ट को पार्किंग दे पा रहे हैं, ना सही मार्गदर्शन दे पा रहे हैं, ना साइन बोर्ड लगे हुए हैं कि आपको कहाँ से जाना है। टूरिस्ट परेशान रहता है कि कहाँ जाएं, कैसे जाएं, क्यों जाएं, यही है बस इस तरह। ये ब्रिज तो एक प्राकृतिक आपदा में पुल टूट गया था, जिसको एक विकल्प के रूप में बनाया गया है। फिलहाल छोटा है, आने वाले टाइम में बड़ा भी बन जाएगा। देखिए, काम में टाइम तो लगता ही है। कालाडूंगी नैनीताल मोटर मार्ग में अचानक 2 टेम्पो ट्रैवल की एक के बाद एक करके वो पलट गई। पहले टेम्पो ट्रैवल में 17 यात्री सवार थे, जिससे घायल हुए 7 लोगों में से 2 की हालत गंभीर है। वहीं दूसरे टेम्पो ट्रैवल में सवार 11 यात्रियों में 6 लोग घायल हुए हैं। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को अस्पताल पहुंचाया। कालाडूंगी कोतवाली अरुण कुमार सैनी ने बताया कि गाजियाबाद से नैनीताल घूमने आए पर्यटकों की गाड़ी पलट गई। हादसे में गंभीर रूप से घायल 2 लोगों को हल्द्वानी सुशीला तिवारी अस्पताल भेजा गया। देखिए, मोदी नगर गाजियाबाद के 2 टेम्पो ट्रेवलर यहाँ घूमने आए थे। आज वो लोग वापस जा रहे थे। उनमें से प्रिया बैंड के पास में एक टेम्पो ट्रेवलर रोड साइड ब्रेक फेल होने की वजह से पलट गया, जिसमें कुछ लोग घायल हो गए। 2 लोग जो सीरियस थे उनको हमने सुशीला तिवारी हॉस्पिटल भिजवा दिया। अन्य घायलों का इलाज यहाँ कालाडूंगी हॉस्पिटल में हो रहा है। उत्तराखंड में जल्द ही चारधाम यात्रा शुरू होने जा रही है, जिसके बाद तैयारियां शुरू होती नजर आ रही हैं। ऐसे में बीकेटीसी अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी का कहना है कि यात्रा के लिए तैयारियां पूरी हैं। उन्होंने सभी यात्रियों को बेहतर व्यवस्थाएं मिलने का दावा किया है। अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी जी हमारे साथ मौजूद है। सर, चारधाम यात्रा की तैयारियां किस तरह से चल रही हैं, किस तरह से जोरों शोरों से है? जल्द ही चारधाम यात्रा शुरू होने जा रही है। देखिए, यात्रा जो हमारे कपाट हैं उनकी सभी तिथियां पूर्णतः घोषित हो चुकी हैं, और जिसको वर्ष से सभी तीर्थयात्रियों को, देश भर के तीर्थयात्रियों को उसकी प्रतीक्षा रहती है। 19 तारीख से यमुनोत्री माँ गंगोत्री के कपाट विधिवत रूप से खुलेंगे अक्षय तृतीया के दिन, और 22 अप्रैल को बाबा केदार के कपाट, और 23 अप्रैल को भगवान बद्रीनाथ जी के कपाट जो विधिवत सभी देशवासियों और देश से आने वाले सभी तीर्थयात्रियों को खुल जाएंगे। उसको लेकर पूर्णतः सभी तरह से तैयारियाँ प्रारंभ हो चुकी हैं। सभी तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। शासन, प्रशासन, जिला प्रशासन, हमारे हक हकूकदारी, हमारे जितने भी तीर्थ पुरोहित हैं, सबके साथ बैठकों का दौर लगातार चल रहा है, बातचीत हो रही है। और जितने भी जो तैयारियां हर वर्ष हम वहाँ पर तैयारियों को करते हैं। कपाट खुलने से पहले हमारी एडवांस टीम भगवान केदारनाथ जी के वहाँ भी 22 सदस्यों का दल एक वहाँ पर पहुँच चुका है, जो सारी व्यवस्थाओं को वहाँ पर दुरुस्त कर रहा है। चाहे वो रंग रोगन का काम हो, चाहे रेनोवेशन का काम हो, मरम्मत का कार्य हो, सारे कार्य वहाँ पर लगातार चल रहे हैं। ऐसी बद्रीनाथ जी में भी हमारी एडवांस टीम वहाँ पर पहुँच चुकी है। वहाँ पर भी
रंग रोगन और सभी चीज़ प्रकार के जो मरम्मत के कार्य हैं वो पूरी तरह से दुरुस्त किए जा रहे हैं और उसको अंतिम रूप दिया जा रहा है। और मैं कह सकता हूँ कि जो देश दुनिया से आने वाले तीर्थयात्री, हमारी सरकार और हम सब संकल्पबद्ध हैं कि जितने भी तीर्थयात्री आने वाले हैं उन सबको हम जो सुलभ, सरल और सुरक्षित दर्शन जो है कि मुहैया कराएं। सर ये भी देखा जाता है कि बड़ी संख्या में तीर्थयात्री पहुंचते हैं और ऐसे में गैर हिंदू प्रवेश वर्जित की बात की गई है कि कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं जा पाएगा चार धाम में जो हिंदू नहीं है। नहीं, इसमें गलत क्या है, देखिए ना, ये तो कोई नई व्यवस्था नहीं है, तो अनादि काल से जो है कि आदि शंकराचार्य इस व्यवस्था को बना के गए थे और ये भारत के सनातन धर्म की, हमारे मैं कह सकता हूँ कि ये धाम हमारे, ये प्राचीन धाम हमारे सनातन धर्म की प्राणवायु हैं और ये आस्था के केंद्र है। जितने भी हमारे सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं, इसकी पवित्रता को बनाए रखने के लिए समय के साथ में सभी जो हमारे तीर्थयात्री, तीर्थ पुरोहित हैं, हमारे हक हकूकदारी हैं और जो भी स्थानीय लोग और जितने भी हमारे जो इस यात्रा से जुड़े हुए लोग हैं, उन सब ने एक ही मत से ये कहा था कि इसकी पवित्रता को बनाए रखने के लिए यहाँ पर पूर्णतः हमने गर्भगृह और मंदिर, जो बाहर का मंदिर परिसर है, वहाँ पर पूर्णतः जो है कि गैर सनातनियों का प्रतिबंध पूरी तरह से प्रतिबंध किया हुआ है। अच्छा सर, जो बड़ी संख्या में लोग पहुंचेंगे और ऐसे में व्यवस्थाएं उनको कैसी बेहतर मिल सकेगी, क्योंकि बड़ी संख्या में रजिस्ट्रेशन भी लोग करा रहे हैं, अब व्यवस्थाओं में दिक्कत ना हो और प्रधानमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट भी है बद्री केदार, तो किस तरह से काम भी अभी वर्तमान में जारी है सर? नहीं, बिल्कुल, मैंने कहा ना कि हमारी प्राथमिकता ही है कि देश दुनिया से आने वाले जो लाखों तीर्थयात्री आते हैं उनको सुलभ और सरल दर्शन उपलब्ध कराएं और उसको लेकर व्यवस्थाएं, पूरी सब व्यवस्थाएं बन रही हैं, पूरी टीमें वहाँ पर गठित हो चुकी हैं, पूरा शासन प्रशासन, मंदिर समिति और सारी नोडल एजेंसियां सबके साथ कोऑर्डिनेशन करके हमारी प्राथमिकता है कि हम सबको सुलभ और सरल दर्शन मुहैया कराएं। अच्छा, फोन पर किस तरह से पाबंदियां रहेंगी, क्या उसको लेकर भी कुछ नॉर्म्स बनाए गए हैं कि बीकेटीसी की ओर से? नहीं, निश्चित ही देखिए कि जिस तरह से आप लगातार, मैंने कहा कि तीर्थयात्रियों की संख्या बढ़ रही है, कहीं ना कहीं जो मोबाइल हैं, यूट्यूबर हैं या ब्लॉगर हैं, उनके कारण कहीं ना कहीं जो सामान्य तीर्थयात्री वहाँ पर दर्शनों के लिए आते हैं मंदिर परिसर के आसपास, क्योंकि उनको रील बनाना है, वीडियो बनाना है, फेसबुक लाइव जाना है, उसके कारण कहीं ना कहीं दर्शनों में उसकी अव्यवस्था होती है। इस बार उस पर निर्णय लिया गया और सभी के सुझाव भी आए थे, शासन ने भी ये निर्णय लिया और मंदिर समिति ने भी ये निर्णय लिया और बोर्ड में भी हमारा ये प्रस्ताव गया था और बोर्ड में भी ये प्रस्ताव सभी ने ध्वनिमत से इसको पारित किया कि इस बार मंदिर परिसर के आसपास एक लिमिटेड क्षेत्र के बाद पूरी तरह से जो है कि मोबाइल और जितने भी फोटोग्राफी है ये पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं जो मोबाइल के कारण जो दर्शनों के लिए जो दर्शनार्थी, जो तीर्थयात्री आते हैं, उनको कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो वो परिसर मैं समझता हूँ कि जितनी देर के लिए वहाँ पर तीर्थयात्री वहाँ पर पहुँचता है, इतनी कठिन यात्रा करने के बाद में उस स्थान पर पहुँचने के बाद पूरी तरह थोड़े क्षण के लिए वो सिर्फ भगवान के प्रति उनकी आस्था और उनका जो ध्यान है वो पूरी तरह से जो है कि उसी ओर रहना चाहिए। उसके बाद वहां से हटने के बाद वो फोटोग्राफी करने के लिए, रील बनाने के लिए बहुत सारे स्थान वहां पर हैं। जी, क्या अपील आप करना चाहेंगे इस दौरान जो बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचेंगे उनसे? देखिए, मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो देश दुनिया से आने वाले तीर्थयात्री हैं वो एक आस्था और भाव के साथ में यहाँ पर आते हैं। भगवान बद्रीनाथ और केदारनाथ की जो है कि वो यात्रा करें, सुरक्षित यात्रा करें, हम सब लोग उनके लिए संकल्पबद्ध हैं और वो जो हमारे इन धामों की जो पवित्रता है, इसकी जो पौराणिकता, इसकी पहचान है, यहाँ की मर्यादा है, उनका पालन करते हुए आप आएँ और उनका दर्शन करें और भगवान का आशीर्वाद लें। जी, धन्यवाद सर हमसे बातचीत करने के लिए। तो हेमंत द्विवेदी जी हमारे साथ जो बता रहे थे कि चारधाम यात्रा पर किस तरह की व्यवस्थाएं की जा रही है, साथ ही उन्होंने श्रद्धालुओं से भी अपील की है। हॉर्नबिल टीवी के लिए देहरादून। फिलहाल इन खबरों में इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।